नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मोदी 3.0 की आज पहली वर्षगांठ है। वर्ष 2024 में आज ही बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली थी। अपने इस कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी की सरकार ने कई अहम काम किए हैं और कई योजनाएं लॉन्च की हैं। अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान भी मोदी सरकार पहले की ही तरह मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर है। आज के इस विशेष अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र में पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा सामने रखेगी। आज दोपहर 12 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री पूरे देश में अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि साल 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और अन्ना द्रमुक मिलकर एनडीए सरकार बनाएंगे। कल मदुरै में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में अमित शाह ने मौजूदा स्टालिन की सरकार पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डीएमके सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। शाह ने स्टालिन को चुनौती दी है कि वो लोगों से किए गए वादों का विवरण दें। मणिपुर हिंसा मामलों की जांच कर रही सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीबीआई एसीबी गुवाहाटी ने इम्फाल एयरपोर्ट से अरामबाई तेंगगोल के सदस्य कानन सिंह को गिरफ्तार किया है। सीबीआई इन मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर रही है। कानून व्यवस्था की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए मणिपुर से सभी मामलों का ट्रायल अब गुवाहाटी स्थानांतरित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समुद्री संसाधनों पर आधारित नीली अर्थव्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। मोनाको में कल समुद्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समुद्री स्थानिक नियोजन एमएसपी को ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख उपकरण के रूप में अपनाने में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एमएसपी समुद्री संसाधनों के अनुकूल, जैव विविधता की रक्षा और तटवर्ती क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान आधारित ढांचा प्रदान करता है। मेघालय के शिलांग में हनीमून मनाने गए इंदौर के दंपति राजा और सोनम रघुवंशी के 23 मई को लापता होने के मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। पति राजा रघुवंशी का शव 2 जून को एक खाई में मिला था। मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम ने राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 संदिग्ध मध्य प्रदेश के इंदौर और एक उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का रहने वाला है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे। कृषि मंत्री रंगारेड्डी जिले में विकेएसए कार्यक्रम स्थलों का दौरा करेंगे और विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों से बातचीत भी करेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य वैज्ञानिक प्रगति को सीधे किसानों से जोड़कर कृषि अनुसंधान और जमीनी स्तर की प्रथाओं के बीच की दूरी को कम करना है, जिससे विकसित भारत 2047 के परिकल्पना को साकार करने में योगदान मिलेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 14 जून तक फ्रांस, ईयू और बेल्जियम के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और फ्रांस के रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर भूमध्य सागरीय रायसीना डायलॉग में भी भाग लेंगे। ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सतर्कता विभाग विजिलेंस ने आईएएस अधिकारी धीमन चकमा को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। ये रिश्वत एक स्थानीय व्यवसायी से ली जा रही थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी चुनाव में हार का रिकॉर्ड बना चुके हैं। चुनाव आयोग पर बेवजह टिप्पणियां कर
संदेह पैदा करने के बाद अब उन्होंने नया शिगुफा शुरू किया है, लेकिन राहुल गांधी पर कोई विश्वास नहीं करेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी को लोकतंत्र समझ नहीं आता है। उन्हें भारत के लोकतंत्र पर इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि वो हार जाते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जंगल राज को लेकर कांग्रेस को घेरा और कहा कि जिस जंगल राज की हम बात करते हैं उसके लिए सिर्फ राजद ही नहीं बल्कि कांग्रेस की बराबर की जिम्मेदारी है। बेंगलुरु भगदड़ पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कर्नाटक सरकार ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है। लोगों की मौत के बाद भी जश्न मनाया जा रहा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ को लेकर रविवार को कहा कि एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसे होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा, चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था और मुझे इसके लिए आमंत्रित भी नहीं किया गया था। दिल्ली के दिलशाद गार्डन की कोड़ी कॉलोनी में चार्जिंग के लिए रखे 2 ई-रिक्शा में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में वाहनों को भी क्षति हुई है। दोनों ई-रिक्शा और मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई हैं। फायर ऑफिसर ने बताया कि हमें रात लगभग 11:30 बजे सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग की घटना में जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनमें एक की उम्र 24 साल और दूसरे की उम्र 60 साल है। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, ये भारत की एकता, संकल्प और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति थी। सरकार ने हमें पूरी रणनीतिक स्वतंत्रता दी और देशवासियों ने जो भरोसा दिखाया वो हमारी प्रेरणा का स्रोत बन गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, हमने बिना किसी नागरिक के हताहत हुए 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। ये दर्शाता है कि भारतीय सेना न केवल शक्तिशाली है बल्कि जिम्मेदार भी है। उन्होंने कहा, ये जीत केवल सेना की नहीं बल्कि पूरे देश की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, त्रिपुरा में जिस तरह से विकास हो रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वे त्रिपुरा के हर ग्राम और शहर को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, सभी भारत विरोधी ताकतों को संरक्षण दिया जा रहा है। पहले सीपीएम संरक्षण देती थी, अब ममता बनर्जी खुलेआम दे रही है। दिल्ली के दयालपुर इलाके में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी मौत के विरोध में स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने रविवार शाम को प्रदर्शन किया। डीसीपी उत्तर पूर्वी दिल्ली आशीष मिश्रा के अनुसार दयालपुर पुलिस स्टेशन में हत्या और बलात्कार की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर स्थित रियासी के वन क्षेत्र में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के हरिद्वार में वीकेंड के दौरान लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। हरिद्वार हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली और कई वाहन 3 से 4 घंटे तक जाम में फंसे रहे। हरिद्वार में भारी ट्रैफिक जाम पर एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा ने कहा, ट्रैफिक जाम को लेकर हम अलर्ट पर हैं। ज्यादा से ज्यादा रूट्स का डाइवर्जन किया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक जाम ना लगे, भले ही गाड़ियां धीमी गति से चलें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लिम्बरहेड़ी में रोड शो के दौरान ट्रैक्टर चलाया। उन्होंने किसानों के कठिन परिश्रम के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी हमारा संकल्प था और ये संकल्प हमने उत्तराखंड की जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रखा था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें अपना समर्थन दिया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता विश्वास के 100 दिन जनसभा में हुई शामिल। उन्होंने कहा, आज दिल्ली में यातायात संकुलन के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार यमुना की सफाई पर लगातार निगरानी रखे हुए है।
ओडिशा में 27 जून से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। बहुधा यात्रा 5 जुलाई को मनाई जाएगी। त्योहार के दौरान 3 देवताओं जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भक्तों द्वारा 3 विशाल लकड़ी के रथों में गुंडीचा मंदिर तक खींचा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज IIT जोधपुर का दौरा करेंगे। इस अवसर पर वो लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स 2 का उद्घाटन भी करेंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आज से 11 जून तक योग समावेश थीम के अंतर्गत विशेष 3 दिवसीय अयंगर योग कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन करेंगे। नेवा का इस्तेमाल शुरू होने के बाद पुडुचेरी विधानसभा डिजिटल विधानसभा में परिवर्तित हो जाएगी, जिसमें कागज रहित संचालन हो सकेगा। असम विधानसभा आज भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पर डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नामकरण करने के लिए विशेष सत्र आयोजित करेगी। हिसार की अदालत आज यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा के मामले की सुनवाई करेगी, जो फिलहाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से संबंधों के चलते न्यायिक हिरासत में है। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में कल एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक बनने जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक मिशन एक्सियोम स्पेस के एक्सियोम 4 मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा। ये निजी अंतरिक्ष उड़ान 10 जून को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन C213 यान के जरिए प्रक्षेपित होगा। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में 11 जून तक लू चलने की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक भीषण गर्मी का अनुमान है। राजस्थान में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 7 शहरों का पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। 47.4 डिग्री के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा और आने वाले दिनों में पारे में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहीं कहीं हीटवेव और तेज हीटवेव चलने की भी आशंका व्यक्त की है। साथ ही बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में इस दौरान तेज धूल भरी हवाएं भी चल सकती है। उधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम और पूर्व उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्म हवाओं का प्रकोप रह सकता है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। कोयम्बेडु में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। धारवाड़ में बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हुआ, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। अनाज मूल्य सूचकांक मई में 1.8% घटकर 109 अंक रहा, जो मई 2024 से 8.2% कम है। इस गिरावट का कारण प्रमुख उत्पादक देशों अर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका में बेहतर उत्पादन रहा। FAO के चीनी मूल्य सूचकांक के अनुसार मई में चीनी के दाम 2.6% घटकर 109.4 अंक पर आया। यह लगातार तीसरा महीना है जब चीनी की कीमतों में गिरावट हुई है। मई में खाद्य तेल मूल्य सूचकांक 3.7% गिरकर 152.2 अंक पर आया। पाम तेल, सोयाबीन तेल, रैपसीड और सूरजमुखी तेल सभी की कीमतों में गिरावट देखी गई।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता में भारत अपने किसानों के हितों की रक्षा को देगा प्राथमिकता। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमेरिका को कृषि क्षेत्र में बाजार की अधिक पहुंच देने के मुद्दे पर भारत अपने लाभ और नुकसान का पूरा आकलन करेगा और तभी कोई समझौता किया जाएगा। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने बायजू द्वारा आकाश शेयर धारित मामले में दायर याचिका को किया खारिज। ये याचिका समाधान पेशेवर थिंक एंड लर्न द्वारा दायर की गई थी। सोने के दाम में 1,700 रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है, वहीं चांदी का भाव 7,800 रुपए से अधिक बढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में महिलाएं देश में प्रगति के प्रमुख चालक के रूप में उभरी हैं और नरेंद्र मोदी सरकार ने नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। वित्त मंत्री ने सशक्त नारी के 11 वर्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए 55.7% खाते महिलाओं के पास है, जो जमीनी स्तर पर उनके सशक्तिकरण को दर्शाता है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती करने के बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक सहित कई प्रमुख बैंकों ने लोन के लिए अपनी ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रेपो बेस्ड लैंडिंग रेट को 8.85% से घटाकर 8.35% किया। वहीं यूको बैंक ने भी सभी लोन अवधियों के अपने MCLR में 10 आधार अंकों की कटौती की है। भारत में कारों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी बढ़कर 4% से अधिक हो गई, जो कि पिछले साल 2.6% थी। रिटेल डेटा के मुताबिक मई में 12,304 इलेक्ट्रिक कारें बेची गईं, जबकि मई 2024 में ये संख्या सिर्फ 8,029 यूनिट्स थी। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC अरीना आज वजिन-जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह से करेगा अपनी पहली यात्रा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कठुआ जिले में एक विशाल औद्योगिक इकाई की आधारशिला रखते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास क्षेत्र की तेजी से आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित कर रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन में कई प्रमुख उद्योग जगत के नेताओं, MSME उद्यमियों, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप उद्यमियों के साथ ओडिशा के विकास और भविष्य की पहलों पर चर्चा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे में जॉन डीरे इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक घटक और विनिर्माण सुविधा के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में कृषि एक ऐसी चीज है जिसके लिए स्वचालन की आवश्यकता है, जिसके लिए बुद्धिमान मशीनों और प्रौद्योगिकी की सबसे अधिक आवश्यकता है। भारत की 26 प्रमुख सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष में 1.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां बेची। इनमें गोदरेज प्रॉपर्टीज लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बिक्री बुकिंग के साथ सबसे बड़ी कंपनी बनी। बाजार पूंजीकरण के मामले में सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी DLF लिमिटेड 2024-25 के दौरान 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड बिक्री बुकिंग के साथ दूसरे स्थान पर रही। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दावा करते हुए कहा कि राज्य में किसानों की आय पिछले 8 वर्षों में दोगुनी हो गई है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों के खिलाफ की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद हुए प्रदर्शन से हालात तनावपूर्ण। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद नेशनल गार्ड्स लॉस एंजलिस पहुंचे। लॉस एंजलिस डाउनटाउन पहुंचने के कुछ घंटों के बाद ही नेशनल गार्ड्स का प्रदर्शनकारियों के साथ टकराव हुआ। गार्ड्स ने संघीय परिसर के बाहर बढ़ती भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने ट्रंप प्रशासन से लॉस एंजलिस काउंटी में सैनिकों की गैरकानूनी तैनाती को रद्द करने को कहा। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने कहा कि ट्रंप अपने फैसलों से तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के लोगों के अमेरिका आने पर यात्रा प्रतिबंध लगाया। इन देशों में अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य,
इक्वाटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं। इसके अलावा ट्रंप ने 7 राष्ट्र के लोगों की एंट्री भी बैन की है। इन देशों में बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल है। टैक्स और बजट विधेयक को लेकर एलन मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच छिड़े विवाद पर स्पीकर माइक जॉनसन ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप के साथ हैं। माइक जॉनसन ने कहा कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी को खुश करने के लिए कानून नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद मेहनत करने वाले आम अमेरिकियों की मदद करना है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार गाजा पट्टी में नए स्थापित किए गए 2 सहायता वितरण केंद्रों की ओर बढ़ते लोगों पर हुई इजरायली गोलीबारी में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। हालांकि इजरायली सेना ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि उसने उन संदिग्ध लोगों पर गोलियां चलाई जिन्होंने चेतावनी की नजरअंदाजी की। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में गाजा के अस्पतालों में कम से कम 108 शव पहुंचे हैं। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसने पिछले दिन गाजा में कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। जापान के ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत मंडप को दुनिया भर के शीर्ष 5 मंडपों में शामिल किया गया। ये मंडप IGNCA की तरफ से संस्कृति मंत्रालय के निर्देशन में तैयार किया गया है। ओसाका एक्सपो 13 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, जिसमें 160 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। भारत मंडप ने अपनी सांस्कृतिक विविधता, तकनीकी उन्नति और आधुनिकता के संगम से अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का ध्यान खींचा है। विश्व नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। अल्कराज ने फाइनल में यानिक सिनर को हराया। अल्कराज ने सिनर को फ्रेंच ओपन के इतिहास के अब तक के सबसे लंबे चले फाइनल मुकाबले में 4-6, 6-7, 6-4, 7, 6-7, 6 से शिकस्त दी। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये फाइनल मुकाबला 5 घंटे 29 मिनट तक चला। इटली की सारा ईरानी और जास्मिन पाओलिनी ने जीता फ्रेंच ओपन के महिला युगल वर्ग का खिताब। युगल वर्ग में पहली बार जीता ग्रैंड स्लैम खिताब। फ्रेंच ओपन की चैंपियन बनने वाली कोको गॉफ ने रविवार को फ्रांस में अपनी ट्रॉफी के साथ नजर आई। फैंस ने कोको गॉफ की झलक को कैमरे में कैद किया। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। इंग्लैंड ने रविवार को ब्रसेल में खेले गए दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड की इस जीत से जोस बटलर ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने 36 गेंदों पर 47 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल है। कप्तान हैरी ब्रुक ने भी 20 गेंदों पर 34 रन बनाए। इंडिया ए और इंग्लैंड लॉयंस के बीच खेले जा रहे अनाधिकारिक टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर इंडिया ए ने 4 विकेट पर 163 रन बनाए। दूसरी पारी में कुल बढ़त 184 रन की हुई। जून की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हेनरिक क्लासन ने कहा कि वो 2027 तक चाहते थे खेलना, लेकिन बोर्ड और उनके बीच T20 लीग को लेकर नहीं बनी सहमति। भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH हॉकी प्रो लीग 2024-25 के यूरोपीय चरण में नीदरलैंड के खिलाफ सोमवार को होने वाले मैच में वापसी कर जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। भारतीय पुरुष टीम वर्तमान में 4थे स्थान पर और महिला 6ठे स्थान पर है। FIH प्रो लीग 2024-25 का यूरोपीय चरण शनिवार से शुरू हुआ। पुर्तगाल ने जीता नेशंस लीग का खिताब। पुर्तगाल ने फाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में स्पेन को 5-3 से हराया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रही। नेशंस लीग में पुर्तगाल की जीत के बाद झूमे पुर्तगाली फैंस, एक सुर में टीम के प्रदर्शन की सराहना। वहीं फ्रांस ने जर्मनी को 2-0 से हराकर नेशंस लीग में हासिल किया तीसरा स्थान। किलियन एम्बापे ने किया अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल। अर्जेंटीना की टीम ने कोलंबिया के खिलाफ मंगलवार को होने वाले विश्व कप क्वालिफायर मुकाबले के लिए कसी कमर। रविवार को दिन भर मैदान पर बहाया पसीना। अर्जेंटीना की टीम ने हाल ही में चिली को शिकस्त दी है। टीम साउथ अमेरिकन क्वालिफिकेशन में 34 अंक के साथ बढ़त बनाए हुए है।
इटली के कोच के पद से हटाए गए लुसियानो स्पैलेटी मोल्दोवा के खिलाफ होने वाले मैच के बाद छोड़ेंगे इटली। गौरतलब है कि इटली को हाल ही में नॉर्वे के खिलाफ 3-0 से मिली थी हार। डेनमार्क के एंडर्स सैटुनसेन ने जीता इंडोनेशिया ओपन का खिताब। फाइनल में ताइवान के खिलाड़ी को दी मात। और आपको बता दें कि मोदी 3.0 की आज पहली वर्षगांठ है। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के कई नए आयाम गढ़े गए हैं और कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद और सामूहिक भागीदारी से संचालित भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन देखे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से प्रेरित होकर एनडीए सरकार ने गति, पैमाने और संवेदनशीलता के साथ पथ प्रदर्शक परिवर्तन किए हैं। आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक उत्थान तक लोगों पर केंद्रित समावेशी और सर्वांगीण प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आज भारत न केवल सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है, बल्कि जलवायु कार्रवाई और डिजिटल नवाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रमुख वैश्विक आवाज भी है। हमें अपनी सामूहिक सफलता पर गर्व है, लेकिन साथ ही हम एक विकसित भारत के निर्माण के लिए आशा, विश्वास और नए संकल्प की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर नमो ऐप का लिंक भी साझा करते हुए लिखा है कि पिछले 11 वर्षों में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं और जीवन को आसान बनाने को बढ़ावा मिला है। नमो ऐप आपको इस परिवर्तनकारी यात्रा में एक अभिनव तरीके से ले जाता है। इंटरैक्टिव गेम, क्विज, सर्वेक्षण और ऐसे अन्य प्रारूपों के माध्यम से जो जानकारी देते हैं, संलग्न करते हैं और प्रेरित करते हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।